નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જે વ્યક્તિએ બહુ જ વર્ષો પહેલાં પ્રેક્ષકોની દર્શકોની નાળ પારખી અને એમણે એક વસ્તુ એવી દર્શકોને પ્રેક્ષકોને ભેટ આપી કે જે ખૂટતી હતી અને ખૂટતી હતી એટલા માટે સફળ નથી થઈ, પરંતુ સતત તેમાં પરિવર્તન લાવીને રસપ્રદ બનાવીને 16 વર્ષ સુધી સતત એક સિરિયલને સક્સેસ બનાવી છે. બીપી સિંહ અમારી સાથે છે. બીપી સિંહ નામ આપીશ તો કદાચ બીપી સિંહ, ઓકે, ઇટ્સ નોટ લાઈક વીપી સિંહ કે રાજા નહીં એ ફકીર હૈ દેશ કી તકદીર હૈ, પણ બીપી સિંહ એક એવી વ્યક્તિ કે જેમણે સુપર હિટ, સુપર સક્સેસ, દરેક એપિસોડ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જોવાની ઈચ્છા થાય એવી सीआईडी सीरियलना डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बीपी सिंह जी, आपका स्वागत है. ओके, बीपी सिंह नॉर्मली पूरा नाम आज तक कहीं पे भी कहा नहीं गया कि व्हाट इज फॉर पी एंड सिंह साहब तो चलो ठीक है, वो फुल नेम क्या है बीपी सिंह जी? ब्रिजेंद्र पाल सिंह. ब्रिजेंद्र, ओके. ब्रिजेंद्र पाल सिंह जी क्या क्या पसंद करते हैं? सिंह साहब क्या पसंद करते हैं या ब्रिजेंद्र जी? या तो मेरे हिसाब से ऐसे बीपी साहब ही बोलते हैं. अच्छा, बीपी साहब, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद जो जूनियर है, जो दोस्त है वो बीबी बोलते हैं. ओके. और जो पुराने दोस्त है वो ब्रिज बोलते हैं. ओके, चलो ब्रिज जी, वहीं से थोड़ा अपनापन लगेगा, अच्छा लगेगा. ब्रिज जी, एक वक्त ऐसा कि इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन वाली सीरियल सोचना और उसको बनाना और लोगों के सामने पेश करना, मेरे हिसाब से 16 साल पहले ये सोच आना, ये बहुत बड़ी बात है. क्या बेस में क्या था कि जब ये सोच आई कि ये कहीं कम पड़ रहा है, ये इंडस्ट्री में ये देना चाहिए, कि पहली सोच कब आई थी जब सीआईडी का कंसेप्ट लेके आप गए थे? ऐसा कि हालतें आदमी को काफ़ी कुछ सिखा देती है. मेरा करियर काफ़ी अप डाउन रहा है. सक्सेस और काम थोड़ा कम था और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था. तो मैंने एक सीरियल बनाया था 100 मराठी में था और इतना तूफान हिट हुआ था वो, मगर वो दूरदर्शन पे था. एक 31 एपिसोड के बाद वो ख़त्म हो गया. उस टाइम कुछ वो सक्सेस, पहली बार इतनी बड़ी सक्सेस थी, थोड़ा हवा में चढ़ गए. मगर टीवी क्या कर सकता है ये मुझे उस टाइम समझा कि टीवी जब उठाता है, इट्स लाइक एनीथिंग, गिराता ज़बरदस्त है. और वो गिरने से कोई सीख ले तो शायद एक अच्छा इंसान बन सकता है. तो अचानक करीब 4-5 साल का अनएम्प्लॉयमेंट आ गया. ओ घर बैठे सोच रहे ये करेंगे वो करेंगे, आइडियाज़ ज़बरदस्त, मगर करें कैसे? तो एक दिन मैंने करीब 4.5 लाख रुपए इकट्ठे किए. एक बड़ी प्यारी सी इंसिडेंट है, पता नहीं यहाँ बताऊँ कि नहीं, प्लीज, बहुत इंस्पायर करेगी. उसमें एक ऐसा था कि एक हमने सुना है कि कहीं ऊपर से कुछ आ जाता है. जब बैंक में इतना पैसा आया था, जब प्रोग्राम चल रहा था, तो बैंक पैरों में लेटा हुआ था. जब अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ तो बैंक वाले बात सुनने को तैयार नहीं. इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए चाहिए, सर इसके लिए गारंटी चाहिए, ये चाहिए. आई रियलाइज कि आदमी की औकात समझ में आ जाती है, कोई आपकी तरफ बात करने को तैयार नहीं. एक दिन एक बेल दबी घर में, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ था, एक डार्क सा आदमी था. और मैं पूछा, भाई क्यों आए हो? बोला आपको लोन चाहिए. बोला दिमाग खराब हो गया है, घर में लोन देने आया? बोला हाँ सर. कौन सा लोन है? बोला सिटी बैंक का. मैं बोला क्यों? बोला सर आपने कार लोन लिया था, वो आपने अच्छी तरह से सही टाइम पे उसके सब किस्तें लौटा दी थी, आपका नाम लिस्ट में. मैं बोला यार मैं लोन वापस करने की स्थिति में नहीं हूँ. बोला मैं सोच लो, मैं फिर आऊँगा. वो वापस आया. बोला सर आप ले लो, आपको कहीं जाना नहीं, कोई फॉर्म नहीं भरना, मैं चेक आपके घर पे दे दूंगा. कैन यू इमेजिन? इट्स लाइक एंजल. ये जैसा लगा कि ऊपर से कोई आया. ये सच बात है, मसीहा आया. ये सच बात है. और वो आदमी आज तक मुझे मिला नहीं. और वो 1.5 लाख रुपया करीब चेक छोड़ के चला गया. मैंने जितने मेरे पास पैसे थे सब जमा. इट वॉज अ पर्सनल लोन. यस.
ओके। और 4.5 लाख रुपए और करीब 5 लाख रुपए मैंने जमा किए। ये कौन से साल की बात है ये है 93। ओके। 93 में मैंने पायलट बनाया था CID का, आज से 20 साल पहले। और उस टाइम जैसे आप बोल रहे कि क्या दिमाग में आया, मुझे 100% श्योर था कि ये चीज़ दुनिया देखेगी। क्योंकि जब मैंने बात सुनी थी, वो जो पहला सीरियल बनाया उसके दौरान मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, डॉक्टर फतनानी। ही वॉज ए फॉरेंसिक डॉक्टर। उसने एक स्टोरी दी कि मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं बोला कमाल हो गया यार ये तो। बोला आदमी झूठ बोलेगा, मुर्दा नहीं बोलेगा। ओके ओके। क्योंकि वो झूठ बोलने की स्थिति में नहीं है, ओ एविडेंस छोड़ के वो गया सच्ची बोलता है। यस यस ग्रेट। बोला देखो मैं ये मुर्दा दिखाता हूँ, इसका दांत देखो, इसका सिर देखो, ये एवरीथिंग इज देयर। इसकी एज, इसकी उम्र, इसकी आदतें, ये साला मरा कैसे, ये सब उसको पता है। पायलट एपिसोड लेके जब आप गए, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से पहला मीडिया हाउस आपने पकड़ा था सोनी। नहीं, उसके पहले एक ही चैनल थी। अभी हम दूसरे चैनल पे हैं तो वो जी थी। हाँ, तो वहाँ कुछ बातचीत बनी नहीं, तो CID ऐसे ही पड़ा रहा। फिर मेरे दिमाग में एक और फितूर आया, मैंने आहट बनाया। शायद सुना होगा आपने उसके बारे में, वो भी तूफान हिट था। तो इस तरह के कुछ टेढ़े और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे मुझे मालूम था लोग देखेंगे। एक बात और थी, दूसरा मुझे बनाने को आता नहीं था। तो पहले आहट एयर पे आया, सोनी ने वो ले लिया इस शर्त पे कि आप CID देंगे तो। अच्छा, कंपलसरी, अगर ये देना है तो भी सब्जेक्ट हो। नहीं बोला ये पसंद नहीं है, CID पसंद है। ओके ओके। CID किसी नो द बेसिक थिंग। नॉर्मली जब भी आपने बताया कि एक छू गया कि ये मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता, एक बात के ऊपर लगा कि ये बात सही है, और उसी तरह से अगर स्टोरीज नई कुछ आएंगे मुर्दे को देख के, तो नए इन्वेस्टिगेशंस लोगों को दिखाएंगे। मैंने बोला सुनने में जब मुझे ऐसा लग रहा है इतना तो मतलब पब्लिक तक पहुंचा देंगे। बात एक बात और है, उस डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि इस आदमी ने 3 बजे बियर पी थी, चने की दाल खाई थी और पापड़ खाया था। मेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई, मैं बोला अगर ये छोटी सी बात सुन के ये हाल है, अगर वीक आफ्टर वीक हम पब्लिक को दिखाएंगे तो फिर मैंने फोरेंसिक साइंस की सब किताबें ढूंढी इधर उधर से। मेट्रो के पास एक दुकान थी यहाँ पे, और नेट तो उतना नहीं था। मैंने बड़ा मटेरियल इकट्ठा किया और पढ़ा उसको बैठ के, और अपने राइटर्स को पढ़ाया सबको कि देखो ये कर सकते हैं, और एवरी जो एक्साइट हो गए, तब से ये चला रहा है। ये एक थीम आना, कंसेप्ट आना, उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो खास करके डायरेक्टर के ऊपर होती है वो है कास्टिंग की। क्योंकि कोई भी सीरियल हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी एक ऐसा ड्रामा हो जो विदाउट कास्टिंग अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कितना भी बिग बजट कुछ भी बना लो, लेकिन पीट जाता है, लोग स्वीकार नहीं करते। अब ये कास्टिंग वाली बात है, तो उस वक्त जैसे आपने बताया कि वो स्ट्रगलिंग वाला टाइम था, लोग आते भी नहीं, आके लेना क्या है, ब्रिज से BP सिंह देंगे कुछ कम और काम बहुत करवा लेंगे, बातें बड़ी करेंगे कि चलो ये करवाएंगे, ये हो जाएगा, ये सीरियल पैसे भी नहीं देगा। हाँ, पैसे भी नहीं देंगे, तो जो जनरली होता है हमारी फील्ड में। हाँ, तो उस वक्त कैसे ये कास्टिंग में ये सब ऐसे ये हीरे आपके हाथ में आ गए? सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ रोकूंगा। ये इंटरेस्टिंग बात करेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, समय થયો છે વિરામનો। બ્રિજજી BP સિંઘ CID ના ડાયરેક્ટર પ્રોડ્યુસર સાથે વાત કરીશું એક નાનકડા વિરામ બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। BP સિંઘ CID सीरियलના ડાયરેક્ટર પ્રોડ્યુસર આપણી સાથે છે। ब्रेक से पहले हमने आपको सवाल पूछा था कि सीरियल लिख तो डाला, राइटर ने लिख डाला, पैसे भी बटोर लिए, जमा कर लिए, अब जहाँ कास्टिंग की बात आती है, इट्स वेरी टफ टास्क फॉर एनी डायरेक्टर कि अगर कास्टिंग सही नहीं रहा तो वो मज़ा नहीं आता, वो चार्म नहीं आता, वो रिसीव नहीं कर पाते स्टोरी में जो है वो क्या कंटेंट देना है। कैसे कास्टिंग का स्टार्ट किया था आपने? ACP की कास्टिंग तो समझो हुई भी थी, इससे मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है शिवाजी से। जब ये बैंक में काम करते थे तो मैं वहाँ जाता था, तब से मैं जानते हैं। मेरे अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड में भी मुझे हर रोज फ़ोन करता था यार। तो ACP प्रद्युमन वाज द फर्स्ट कास्ट। दोस्ती होने के बात एक अलग है, मगर ACP प्रद्युमन का जो चेहरा है वो किसी दूसरे चेहरे से मिलता ही नहीं है। आंखों में जो सच्चाई है जो एक होनी चाहिए वो ACP की आंखों में वो है। इसकी
आंखों की वजह से जो सीरियल निकला है, इसकी सबसे पहला कारण वो था कि जब ये बोलता है कि यस ये होके रहेगा, पब्लिक विश्वास करती है कि ये बोल रहा है तो शायद तो होना ही है। तो शायद हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था, वो आज एक बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है। कास्टिंग के टाइम पे उसने बोला, सर एक जगह मत भरना, वो लड़का आ रहा है। मैंने फ़ोन कर दिया, आप वेट करो। तो हम लोग कास्टिंग चल रहा है, बोला हाँ देखते हैं। और 2 घंटे बाद दया एंटर हुआ। ओए मैंने देखा, पुलिस ऑफिसर हो तो ऐसा हो। बट हमारा कास्टिंग का एक रूल है, हम 2 पेज का डायलॉग देते हैं कि पूरा पढ़ लो। जो आदमी 2 पेज का डायलॉग रट सकता है और इमोशन के साथ में बोल सकता है, वही आर्टिस्ट है। बाकी सब वो दूसरे लोग एक्टिंग नहीं कर सकते। मतलब ये बेसिक आप रखते हो जब भी कोई बेसिक ही है सर। अगर मैं डायलॉग ढूंढ रहा हूँ हवा में बोलते एक्टिंग करते टाइम, तो दिखेगा मेरी आंखों में कि ये भूल गया है। फिर क्या इमोशन कहाँ से लाएगा। मैंने 2 पेज दिए, दया कोने में गया, ऐसे देखा, ऐसे यार फाट फाट बोल दिया है यार, ये है जो चाहता था सब जो कुछ मिल चाहता गया। था वो आ गया ऐसा। और आदमी सच्चा इंसान है। सच्चाई जितने भी कास्ट है आप देखेंगे कि एक इंसान सच्चे है। सच्चे इंसानों के साथ में काम करने से एक मज़ा आता है। एक जो कंबाइंड एनर्जी है उसकी वजह से प्रोग्राम चलता है। सालुंके ने ये सब बाद में ऐड करना शुरू किया, तो क्या क्या लगा आपको कि ये कमी थी कुछ सीरियल में थोड़ा कॉमेडी टच भी देना था? क्योंकि पहले इतना कॉमेडी टच नहीं देते थे, कहीं बाहर से कॉमेडी करवा लेते थे, थोड़ा बहुत सीन में आ जाता था, लेकिन एक कैरेक्टर जो स्पेसिफिक कैरेक्टर एक जो एस्टैब्लिश करना, वो कैसे कैसे कहाँ से आए? सर फोरेंसिक की बातें अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा आप सो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बोले छोड़ो यार ये क्या कर रहा है, अब पता नहीं कैसे एसिड की बात कर रहा है, ये बात कर। तो फोरेंसिक लैब जब हमने देखा, मैं बोला फोरेंसिक लैब एक एंटरटेनमेंट सेंटर है। लोग समझते हैं कि सालुंके ऐसा सच बोल रहा है, ये कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। सच बात ये है, फोरेंसिक लैब में आप घुसे, आप समझ ले थिएटर में घुस गए। वहाँ पे एक पागल डॉक्टर है, एक पागल एसीपी है। जब ये भिड़ जाते हैं तो वो स्पार्क होता है। फिर हमने उसको एक असिस्टेंट दे दी अच्छी सी, जो इंटेलिजेंट लेडी, उनके साथ एक हमारे अभिजीत सर का एक रोमांस हो गया है। तो आप समझिए कि वहाँ सब कुछ जो चाहिए था वो है वहाँ पे। ना ये बात आती है अगेन लोकेशन सिलेक्शन की, क्योंकि क्राइम ही दिखाना है, कास्ट भी एक ही है, जो एडिशन होता है वो लोकेशन बहुत ही मायना करता है। लोकेशन, और वो भी इतने 16 साल तक डिफरेंट लोकेशंस ढूंढना, और खास करके स्क्रिप्ट, सब कुछ मिला के क्रिएटिव टीम का बहुत ही बड़ा रोल इस टाइप की सीरियल जब इतनी लंबी चलानी है। तो क्रिएटिव डिपार्टमेंट के बारे में मुझे बात करनी है आपसे। जब ये सीआईडी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कहानियाँ हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कहानियाँ हम ऐसे लिखते हैं कि एक बार आप सोचें यार ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है क्या? एक आदमी जो मर गया है 10 बजे, वो 9:30 बजे 10:30 बजे कैसे दिख गया? हम बोल रहे हैं दिखा, वो आप ऑडियंस बोलते बताओ, जैसे बोलते बताओ, वो फंस गए। तो 5-10 मिनट निकल जाएंगे उसमें, फिर बोर हो जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ आना चाहिए, नई लोकेशन आएगी, आर्टिस्ट आएगा, नए डायलॉग आएंगे। बट स्टोरी है मनगढ़ंत, मगर उसकी जो शूटिंग स्टाइल है वो ऐसी है कि आपको लगता है ये सच में हो रहा है। क्योंकि जब हम रोड पे जाते शूटिंग करते हैं, ये हमने आउटडोर शूटिंग का ट्रेंड बनाया, बहुत डिफ़िकल्टी आती थी, छुप छुपा के करते थे। कि आप जब देखते हैं कि फ्रेम में 100-150 लोग रियल चल रहे हैं, उसके बीच में हमारा कॉप चल रहा है, दौड़ना है, फाइट सीन है, फाइट सीन है, तो आपको लगेगा ये तो सच है, स्टोरी सब वाकई में हो सकती है। ओके फाइन। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इतने सारे नए केसेस, जैसे आपने बताया, बहुत दिल खोल के बताया कि मनगढ़ंत, अदरवाइज आप क्रेडिट भी ले सकते हैं कि हमने किसी का लिया था, ये करके वो करके सब किया। नहीं, मैं इसका नाम बताता हूँ, एक सीआईडी इज बिलीवेबल नॉनसेंस। सीआईडी फिर से सीआईडी इज बिलीवेबल नॉनसेंस। ओके फाइन। लेकिन फिर भी एक सेंस है, मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नहीं, फिर भी एक सेंस है, वो सेंस है डायरेक्ट करने की, वो सेंस है कहीं लोगों को जो पसंद है उसकी नौस पकड़ने की, वो सेंस है।
बात यहाँ पे आती है, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे कई बार ऐसे लिखे, भले मनगढ़ंत लिखे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग सही में जो कॉप है वो कॉप्स आते थे, अरे यार एक ऐसा केस है, अभी अपनी इमेजिनेशन से इसका कोई सॉल्यूशन है क्या, कैसे ढूंढ सकते हैं, कई बार ऐसा वाक्य हुआ है कुछ आई मीन रियल कॉप, रियल लाइफ में? मतलब रियल कॉप्स तो मेरे ख्याल से शायद हंसते होंगे हमारे ऊपर कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह का होता है क्या कहीं। एक तो जो प्रोटोकॉल है हमारा आपस में बिहेव करने का, एसीपी टू इंस्पेक्टर एंड ऑल दैट, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। एसीपी इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, डीसीपी इज सुपर पावरफुल पर्सन। मतलब जो प्रोटोकॉल है कि आप जाएंगे 5-10 मिनट सोचेंगे बात करें या नहीं करें, वो सब निकालना पड़ता है अगर एंटरटेनमेंट करना है। तो वो बात जो है रियल पुलिस में तो नहीं होगी, इस तरह की बात है। मगर वो उनको जितने बार भी मिले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमारी इमेज को अच्छा लगता है। 16 साल तक इंसान बीवी के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बिना नहीं रह सकता। ये तो बात है। एक झगड़ा तो होता ही है, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं, काफ़ी कुछ ज़्यादा ही होते। हाँ ज़्यादा ही होते। ये इतनी टीम, और वो भी पॉपुलर कैरेक्टर, जो कि इंडिविजुअल कैरेक्टर अपनी एक खुद की इमेज लेके लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में घुसा हुआ है। ऐसे लोगों को साथ में रख के इतने साल तक रखना, या तो कोई ऐसा इंसिडेंट, मुझे मालूम है कि ब्रिज जी बहुत दिल खोल के बात करते हैं, अगर सीआईडी के बारे में उनकी डेफिनेशन भी अगर खुद कहते हैं, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब हुआ हो, कहीं अनबन हुई हो, लेकिन वापस यस दिल बड़ा रख के चलो वापस इकट्ठा हो गए, कोई ऐसा इंसिडेंट जो शायद आज तक आपने कहीं नहीं बताया? नहीं, इसमें शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। वो बात ऐसे है कि ये तकदीर की बात है। ऐसे आर्टिस्ट मिलना, मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे साथ में काम करते हैं, क्योंकि ये सब बड़े हेड स्ट्रॉन्ग लोग हैं सब के सब। शिवाजी बहुत हेड स्ट्रॉन्ग आदमी है, लाइक्स एंड डिसलाइक बहुत ज़बरदस्त है, पसंद करता है जान दे देता है, डिसलाइक करता है तो ये बात ही नहीं करता है। आदित्य जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट है, उनकी एक्टिंग स्कूल अलग है, दया का एक्टिंग स्कूल अलग है, मगर सब एक दूसरे को हेल्प करने वाले। ऐसे आर्टिस्ट मिलते ही नहीं या बनने बंद हो गए। आप कभी शूट पे आइएगा, देखेगा कि दूसरे शूट पे है कि जैसे 7 बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, 7 मेकअप वैन खड़ी होती। हमारे यहाँ कोई साथ नहीं आते, हमारे एक ही इसमें शिवाजी वगैरह ये सब एक ही जगह बैठे होते हैं। ओह, आज तक 16 साल बाद भी एक साथ ही खाना खाते हैं, एक जगह ही बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हूं तो मुझे चाहिए, सीनियरिटी ये आ गया या तो पॉपुलैरिटी कहीं टच कर दिया, कुछ नहीं सर। मतलब बिल्कुल जो एक टीम वर्क की तरह इतने साल में आपको सबको सपोर्ट। यार ऐसा इतना सक्सेस मिलने के बाद तो आदमी का दिमाग कैसा खराब हो जाए। ओह, आप मतलब सोच नहीं सकते कि ये आज नेशनल आइकन्स हैं, कहीं निकल जाते हैं वहाँ लाइन लग जाती है। मतलब उस मामले में आप अपने आप को बहुत लकी समझ। यहाँ अगेन रोकूंगा, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, ब्रेक बाद फरी एक बार अंतिम तबक्काની વાતો કરીશું બ્રિજજી સાથે, બીપી સિંહજી સાથે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। બ્રિજજી, इसमें एक और बात ऐड कर दूं। जी ब्रिज जी, मैं तीसरा आर्टिस्ट कहाँ से मिला वो पता? हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। हमने बात कर ली, उसी पे आ रहा था मैं। आपको एसीपी प्रद्युमन मिल गए, आपको दया मिल गया, बहुत ही मतलब जो सही में जो कैरेक्टर आप आंख बंद कर भी सोचे कि कैसा होना चाहिए सपोर्टिव कॉप, तो वो आपको था। हाइट बॉडी वाला, चेहरे पे भी कहीं दिखता था। गुनहगार उनको शायद देख के ही गुनाह कबूलना शुरू कर दूँ। थप्पड़ मारने की बात तो बाद में आएगी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बाकी कौन है जो जिसमें आपको लगा कि सही में ये मेरे हाथ में जो आ गया ना, सही में वो हीरा था? जैसे आपने कहा कि कास्टिंग सही होनी चाहिए, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आदमी कॉप दिखना चाहिए, उसका कोई पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए और प्लस एक्टर होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े सीन आने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड सीन आने वाले हैं, वो आसान सीन्स नहीं है। तो उसमें एसीपी ये करेगा तो ये इंस्पेक्टर ऐसे करेगा। तो एक फिल्म आई थी सत्या में मैंने एक देखा कि इंस्पेक्टर है, लग रहा है कि ये है, तो हम बड़े पूरी जी जान से उसके पीछे भागे, उनको पटाया बड़ी मुश्किल से। वो हमारे आदित्य सर है, माने नहीं रहे थे, बोले नहीं यार मैं बोला यार आ जाओ, तो वो आ गए हैं और
तो वी आर लकी। बहुत लंबी उसके पहले आशुतोष गोवारिकर वो रोल करते थे और उन्होंने बोला मैं लगान बनाने जा रहा हूँ, लगान पिट गई तो मैं आ जाऊँगा। मैं बोला यार तू अभी छोड़ के जा रहे अभी तो शुरुआत है। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे गोली मार दो। मैं बोला गोली नहीं मारेंगे, हम तुम्हारा ट्रांसफ़र कर देते। तो हमने एक एपिसोड बनाया जिसमें टेररिस्ट उनके घर में आके छुप जाता है। उस एपिसोड को हमें फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था बेस्ट सीरियल का उस एपिसोड के बाद। अब फिर लगान तो आपको मालूम है सुपर हिट, फिर तो आने वाले आज तक वापस नहीं आया। 111 मिनट का मैराथन एपिसोड, ये कब कैसे दिमाग में आया कि ये करना है? सिंगल शॉट 111 घंटे 111 मिनट, कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि ये सोचना भी मेरे हिसाब से इसीलिए तो बनाया हुआ। हाँ नहीं वही तो, क्योंकि उसके लिए क्या डिजाइनिंग, जो कैमरा वर्क रहेगा, शॉट्स लेना, आर्टिस्ट को प्रॉपर जगह पे पहुंचना, ये सिंक्रोनाइज करना, इट्स वेरी वो मैं इंटरेस्टिंग बात जानना चाहता हूँ। 111 मिनट का एपिसोड बनाना, वो कब सोच और उसके लिए जो पूरी कवायद की थी, मेहनत की थी, क्या थी वो तो कुछ एक ऐसा मुकाम आ गया था कि सीआईडी में कुछ बड़ा धमाका करने की ज़रूरत थी। छोटे मोटे एपिसोड कहानियों से कुछ बनने वाला नहीं था। तो वो क्या किया जा सकता था जिससे कि पूरी दुनिया की आंखें खुल जाए। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ करेंगे जो अमेरिकन्स भी ना कर सके, उसके भी कॉपी ना करें। तो बोला एक ऐसा एपिसोड बनाते हैं जो सिंगल शॉट में होगा। अब ये विश्वास की बात है, मुझे मालूम था ये लोग कर लेंगे। मैं 2 घंटा ही बोलूँगा कर लेंगे, मगर 2 घंटे के लिए वो टेप नहीं थी उस टाइम, उतनी बैटरी नहीं थी जो चल सके, और शॉट काटने की बात नहीं थी। वो कैसे करें, क्या करें? 2-3 साल हम तैयारी में लगे हुए थे। सबसे बड़ी बात थी वो स्टोरी कहाँ है जो चल सके। वो मर्डरर साथ में ही है 2 घंटा, मगर कोई नहीं बता सकता इसने किया है। इतना बड़ा चैलेंज था वो। फिर वो जगह नहीं मिल रही थी कहाँ पे, तो एक होटल ढूंढा लोनावाला में कि जो उस टाइम बंद था, उसको हमने खुलवा वगैरह के ठीक ठाक किया। फिर अपनी सेहत का ख्याल था, मुझे 2 घंटा भागना था कैमरामैन के साथ में। पहले तो मैं सोचा मैं खुद करूँगा, फिर मैंने वो स्टडी कैम्प पहना तो मैं बैंड हो गया। आई रियलाइज कि मेरी उम्र नहीं रही अभी, मैं नहीं कर सकता, तो मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कैमरामैन को एक बड़ी मुश्किल से बताया, इंडस्ट्री बोला ये हो ही नहीं सकता है। तो वो रेडी हो गया, बोला स्टोरी पसंद आई तो करूँगा। तो उसको स्टोरी सुनाई, उसने किया और फिर उन्होंने संभाल लिया। राजन कोठारी सर ने उसकी लाइटिंग करी थी जो 10-15 दिन चल रही थी। ग्रेट मैन। ब्रिज जी, क्या इतना सक्सेस सीरियल देने के बाद फिल्म बनाना, क्योंकि कई बार ये भी लोग बोलते हैं इतना किया यार तो नाम से चलेगी। हाँ, तो ये मतलब ये हिम्मत करने की हिम्मत जुटा पाए क्या? अभी तक क्या प्लानिंग है क्या दिमाग में? नहीं, फिल्म तो मैं अब बनाऊंगा ही, क्योंकि एक मैं राइट्स ले रहा था एक सीरियल के, एक फिल्म के, कोरियन फिल्म के, जो मुझे मिल गया। तो मैं आइडिया के लिए वो कर रहा था और अब शायद वो फिल्म बन जाएगी। तो हॉरर राज खोलना चाहेंगे? सीआईडी हॉरर फिल्म है। हॉरर फिल्म है, ओके। क्या कुछ नया लेके आ रहे हो उसमें? एक नई तरीके की स्टोरी है। अभी देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी कुव्वत है, मैं क्या कर सकता हूँ उसको, कि मैं इस ऐसी जगह पे हूँ, ऐसे मुकाम पे हूँ लाइफ में, जब मैं किसी के पास जाके कुछ मांग नहीं सकता हूँ कि यार फाइनेंस करना है, मैं नहीं करूँगा। अगर अपने में दम है तो कर लेंगे। वैसे एडिशनल फ्लेवर कमिंग डेज में क्या देखने को मिलेगा हमारे सब व्यूअर्स को? नहीं, अभी एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोप मैं सोच रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट है प्लस लव स्टोरी है। तो वो एक हम लिख रहे हैं अभी, वो शायद बन जाएगा। लाइफ ओके पे हमारा एक शपथ नाम का प्रोग्राम आता है, थोड़ा क्रेजी है, मगर बच्चे लोग बहुत देख रहे हैं उसको। ओके, थैंक यू वेरी मच बीपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। દર્શક મિત્રો, આથી ખાસ વાત બ્રિજજી સાથેની બીપી સિંહ કે એવી એક સિરિયલ કે જેમણે સતત 16 વર્ષથી ટીવી ચેનલમાં જેટલા પણ લોકો અલગ અલગ સિરિયલ્સ જોવે છે તેમાં એક સિરિયલ એવી આપી કે જેના મકામ બનાવી દીધું છે, અને કદાચ ટાઈમ આવે એટલે ડેફિનેટલી ઉંમરનો કોઈ પણ બાદ રાખ્યા વગર લોકો આ સિરિયલને પ્રેમથી જોતા હોય છે અને ઇન્ટરેસ્ટથી જોવે છે કે સસ્પેન્સ છેલ્લે કોણ ઓપન કરશે અને શું ઓપન થશે। वी विश के कंटिन्यू 16 छः, परंतु बिल्कुल 16 साल की उम्र तो अभी हो गई है। इस अभी आने वाले दिनों में भी हम कुछ नए एपिसोड्स में देखना पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। नेक्स्ट एपिसोड में फरी મળીશું एक नवा अतिथि साथे। ત્યાં સુધી રજા આપશો। नमस्कार।